सुप्रभात बच्चों, कैसे हो सभी? ठीक ही होंगे। घर पे मौज मस्ती कर रहे हो, है ना? मन में आए जब पढ़ लिया, मन में आए जब नहीं पढ़ा। क्लास में तो पढ़ना पड़ता है भाई, जबरदस्ती। और टीचर्स की आवाज को फेस टू फेस मिस कर रहे होंगे। ढीठ बच्चों, ये शब्द तो जरूर मिस कर रहे होंगे आप लोग। हैं? तो देखिए बच्चों, हम अपना तीसरा चैप्टर पढ़ लिए हैं। दो कविता हमने पढ़ी कुंवर नारायण की, बात सीधी थी पर, और दूसरी कविता के बहाने। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं। तो देखो, सब घर एक कर देने के माने कौन सी पंक्ति में आया था? जब बच्चों के लिए आया था ना ये, कि हाँ देखो, बच्चों के लिए आया था कि बच्चे ये घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, है ना, बच्चा ही जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, तो बच्चों के लिए आया था ये। तो देखो क्या होता है एक घर कर देने के माने। बच्चे खेल खेल में अपनी सीमा, अपने परायों का भेद भूल जाते हैं। वे एक जगह से दूसरी जगह बिना विचारे दौड़ते रहते हैं। उन्हें किसी की रोक टोक की चिंता रहती नहीं है, कि चाहे घर में बड़े या मोहल्ले में एक दूसरों से चाहे बोलचाल नहीं हो, बहसबाजी होती रहे, लेकिन बच्चों को इन बातों से कोई मतलब नहीं है ना। उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है। कविता का क्षेत्र व्यापक होता है, उसे किसी का भय नहीं रहता। किसको? कविता को। कलम को किसी बंधन में बांधा ही नहीं जा सकता। अतः कवि को कविता करते वक्त अपने पराये या वर्ग विशेष का भेद अथवा बंधन भूलकर लोक हित में कविता लिखनी चाहिए। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है अपना, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? तो देखो, जब पंछी की उड़ान और कवि की कल्पना की उड़ान दोनों दूर तक जाती हैं, दोनों का लक्ष्य क्या होता है? ऊंचाई मापना होता है। तो कविता में कवि की कल्पना की उड़ान होती है, जिसकी सीमा अनंत होती है। इसीलिए तो कहा गया है ना, कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जिस प्रकार फूल खिलकर अपनी सुगंध एवं सौंदर्य से लोगों को आनंद प्रदान करता है, नवजीवन देता है, उसी प्रकार कविता भी सदैव खिली रहकर लोगों को भावों विचारों का रसपान कराती है, पाठकों में नवीन स्फूर्ति एवं ऊर्जा का संचार कराती है। कौन? कविता। ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। अब देखो थर्ड देखिए, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? तो देखो इसमें कवि क्या कहते हैं, कि कविता और बच्चे दोनों अपने स्वभाववश खेलते हैं। खेल खेल में वे अपनी सीमा, अपने परायों का भेद भूल जाते हैं। जिस प्रकार एक शरारती बच्चा किसी की पकड़ में नहीं आता, उसी प्रकार कविता में उलझा दी गई बात तमाम कोशिशों के बावजूद समझने के योग्य नहीं रह जाती, चाहे उसके लिए कितने ही प्रयास किए जाएं। वे एक शरारती बच्चे की तरह हाथों से फिसल जाती है। प्रेम युक्त आचरण एवं शब्दों से बिगड़ी बात मनाई भी जा सकती है। हो गया। अब ये देखो चौथे नंबर का देखो, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? तो देखो, कविता क्या होती है? कालजयी होती है, उसका मूल्य शाश्वत होता है। ये जब भी पढ़ी जाती है तब पाठकों को आनंद ही देती है, और एक अच्छी कविता तो आनंद ही देगी पाठकों को। जैसे सदियों पूर्व लिखा गया सूर तुलसी का काव्य आज भी उतना ही आनंद देता है जितना अपने समय में देता था। जबकि फूल बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं और शोभाहीन होकर अपनी सुंदरता एवं अस्तित्व खो देते हैं। आया समझ में? अब देखो, ये अपना पांचवा क्वेश्चन है, कि भाषा को
सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? तो देखो, इसका अभिप्राय है कि भाषा है ना, सीधी सरल एवं सटीक होनी चाहिए। मतलब दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि सीधी सरल एवं सटीक भाषा के प्रयोग से, इसका अर्थ भाव के अनुसार उपयुक्त भाषा का प्रयोग करने वाले लोग ही बात के धनी माने जाते हैं। भाव के अनुसार उपयुक्त भाषा का प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं? बात के धनी माने जाते हैं। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 6 नंबर का देखो, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे? तो देखिए, ये आपने पढ़ी भी है कविता, उसमें भी आपने अर्थ समझा होगा, तो आपको इसका आंसर जरूर आ गया होगा, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए। देखो, बात और भाषा दोनों परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी लेखक, कवि आदि है ना, अपनी बात को प्रभावपूर्ण ढंग से बताने के लिए अपनी भाषा को ज्यादा ही अलंकृत बना देते हैं। मतलब ऐसे शब्दों का चयन कर लेते हैं कि वो उस चयन में ही उलझ जाते हैं। तो भाषा के चक्कर में वे अपनी जो मूल बात है उसको प्रकट नहीं कर पाते। श्रोता या पाठक उनके शब्द जाल में उलझ कर रह जाते हैं और सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। जो सीधी बात होती है, समझने योग्य बात होती है, वो भी समझ में नहीं आती है। अब देखो 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, बात के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों मुहावरों से मिलान करना है। तो अपन देखो, मैं वैसे ही बता देती हूँ। इन जैसे क नंबर का मुहावरा है, बात की चूड़ी मर जाना, तो इसका मैं वैसे बताती हूँ। बात चूड़ी मर जाना, इसका मतलब विशेषता या अर्थ इसका क्या होता है? बात का प्रभावहीन हो जाना। तो पहले का क का उत्तर क्या है? ये है, बात का प्रभावहीन हो जाना। बात की चूड़ी मर जाना, बात का प्रभावहीन हो जाना। अब दूसरा है कि बात की पेंच खोलना। बात की पेंच खोलने का है बात को सहज और स्पष्ट करना। कौन सा है इसका? ये लास्ट का है ना, कि ये दूसरे नंबर का है लास्ट का, कि बात को सहज और स्पष्ट करना। नंबर 3 है बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना। तो देखो, इसका है ये, बात का पकड़ में न आना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, बात का पकड़ में न आना। और 4 नंबर का है पेंच को कील की तरह ठोक देना। तो देखो, इसका है बात में कसावट का न होना। ये है अपना 4 नंबर का, बात में कसावट का न होना। लास्ट का 5 नंबर का देखो, बात का बन जाना। तो देखो, ये आपका दे ही रखा है, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। ये अपना 5 नंबर का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, ये आपका 7 नंबर का हो गया। और 1 मिनट, कविता के 7 हो गए और कविता के आसपास में बात से जुड़े कई मुहावरे प्रचलित हैं। कुछ मुहावरे का प्रयोग करते हुए लिखे। तो देखो, लिख सकते हैं हम, जैसे बात का बतंगड़ बनाना, है ना। तो इनका प्रयोग ही पूछा है यहाँ पे कि मुहावरे बताकर इनका प्रयोग करना। जैसे बात का बतंगड़ बनाना, कि हमारी पड़ोसन का काम ही है बात का बतंगड़ बनाना, ऐसे कर सकते हो। एक ऐसे लिख सकते हो आप, बातें बनाना, कि बातें बनाना तो कोई रमेश से सीखे, बातें बनाना तो कोई सुरेश से सीखे। ये 1-2 मुहावरे हैं और आप ढूंढ के आप कर लीजिएगा। व्याख्या करें। ये व्याख्या तो मैंने आपके पास भेज देनी है, मैं खुद करवा दूंगी आपको ये तो, इसलिए ये व्याख्या आपको, अगर इसका अर्थ समझ में आ गया होगा तो आप वैसे भी कर लेंगे, खुद भी कर लेंगे। वैसे आपके पास तो ये वर्क आएगा ही।
ठीक है बच्चों, ये अपने क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। बाकी आप लिखोगे जब अपने आप समझ जाओगे ढंग से। बच्चों अभी ये वर्क आप अच्छे से नोटबुक में मेंटेन करना, सही तरीके से काम करना। ऐसे नहीं है कि भाई बाद में भी तो करेंगे, बाद में जब स्कूल खुलेंगे तब कर लेंगे, ऐसे नहीं। ये जो आपके पास रिटर्न वर्क आ रहा है ये तो आप हाथों हाथ करते चलें, अपनी नोटबुक में अपने तरीके से करते चलें। बाद में जब स्कूल खुले तब हम याद करवाने पे ज़्यादा जोर देंगे। जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और नए क्वेश्चन बीच बीच में से बुक में से लेसन में से बना बना के उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आपके पास ये वाला रिकॉर्ड तो हो जाए कंप्लीट, फिर वो जो एक्स्ट्रा है आपका वो स्कूल में आने के बाद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप ढंग से तरीके से ये सारा काम कर लेना। अब व्याख्या तो जैसे मैं 12th क्लास के बच्चों को करवाती नहीं हूँ, लेकिन अब हम पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं जैसे फेस टू फेस। तो आप एक तो क्लास में पढ़ो और एक आपको वैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो बीच बीच में आपके जो क्वेश्चंस हैं तो जैसे पूछते बच्चे अब पूछ नहीं पा रहे हो आप, है ना, बीच में कि इस पंक्ति का क्या है, इस पंक्ति का। इसलिए मैं लिखित व्याख्या और इसका वीडियो इसीलिए तो बना के आपके पास आ रहे हैं कि एक बार सुन लो और एक बार उसमें पढ़ लो, तो अच्छे से आपको ध्यान में भी आ जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप ये सारे जो व्याख्या आपके पास आ रही है, क्वेश्चन आंसर आपके पास आ रहे हैं, तरीके से आप करते चलें। और बाद में जब मिलेंगे तब इन सब के एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चंस होंगे, एक्स्ट्रा जो भी अर्थ जिसका होगा वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, गुड बाय।